मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर से मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों, इस चैप्टर से यूपी बोर्ड 2024 की एग्जाम में 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 7 अंकों के क्वेश्चन इस चैप्टर से निर्धारित हैं यूपी बोर्ड 2024 की एग्जाम में। तो बच्चों, इस चैप्टर को कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए मेरे साथ इस चैप्टर के नोट्स तैयार करने के लिए। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उपसय संयोजन यौगिक। उपसय संयोजन यौगिक, इसके नाम को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट बच्चों के अंदर रहता है। सबसे पहले इसे आप दूर कर लीजिए। बच्चों, इस चैप्टर का नाम जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसको हिंदी में उपसय संयोजन यौगिक या उपसय संयोजक यौगिक कहते हैं। दोनों की मीनिंग एक ही है और इसका इंग्लिश वर्जन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यानी कि या हम उपसय संयोजन यौगिक कहें चाहे हम उपसय संयोजक यौगिक कहें, बात एक ही है। बच्चों, इन्हीं यौगिकों को हम संकुल यौगिक भी कहते हैं या केवल संकुल के नाम से जानते हैं। संकुल यौगिक को का इंग्लिश वर्जन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और संकुल केवल जब कहते हैं तो उसका इंग्लिश वर्जन है कॉम्प्लेक्स। तो अब ये बात आप क्लियर कर लीजिए कि उपसय संयोजन यौगिक, उपसय संयोजक यौगिक, संकुल यौगिक और संकुल बात एक ही है। इन सब का मीनिंग एक ही है। या हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहें या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहें या कॉम्प्लेक्स कहें, इन सब का मतलब एक ही है। अब बच्चों आते हैं इसकी डेफिनेशन पर कि ये उपसय संयोजन यौगिक क्या हैं और इनकी मेन आइडेंटिटी क्या है। बच्चों, उपसय संयोजन यौगिक एक प्रकार के आणविक यौगिक हैं और ये इस तरह के आणविक यौगिक हैं कि जब इनको जल या अन्य किसी विलायक में घोला जाता है तो ये उन सभी लवणों के, यानी कि जिनसे मिलकर के ये बने होते हैं, उन सभी लवणों के उन सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं जिनसे मिलकर ये बनते हैं। दूसरी तरह से इसको कहें कि ऐसे आणविक यौगिक जिनको जल या अन्य विलायकों में घोलने पर ये उन लवणों के सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं जिनसे मिलकर बने होते हैं। देखिए बच्चों, ये आणविक यौगिक जो हैं ये सरल आयनों से बनते हैं, सरल आयनों से बनते हैं। लेकिन जब इनको जल या अन्य विलायक में घोला जाता है तो ये सरल जो लवण होते हैं, वो सरल लवण जिन आयनों से मिलकर बने होते हैं ये उन आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 2 सरल लवण लिए, एक लिया पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। यहाँ देखिए, मैंने एक सरल लवण लिया पोटेशियम साइनाइड KCN और दूसरा ले लिया फेरस साइनाइड FeCN का होल ट्वाइस। इन दोनों को जब सम अणुक मात्रा में मिलाते हैं तो इनसे एक आणविक यौगिक बनता है जिसका फार्मूला होता है K4FeCN का होल 6। K4FeCN का होल 6, इसका नाम है बच्चों पोटेशियम फेरोसाइनाइड। नाम क्या है बच्चों इसका? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये एक आणविक यौगिक है। किंतु जब इसको वाटर में डाला जाता है, किसमें इसको डाल दें? वाटर में। जब इसको वाटर में डाला जाता है या किसी अन्य विलायक में इसको डाल दिया जाए तो क्या होता है? तो ये आयनित होकर के 2 आयन केवल बनाता है। एक तो पोटेशियम आयन बनाता है, दूसरा बनाता है FeCN का होल 6। FeCN का होल 6 और इस पे चार्ज होता है 4-। FeCN का होल 6 और इसके ऊपर चार्ज 4-। अब देखिए बच्चों, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पोटेशियम 4 हैं तो यहाँ हम 4 का गुणा कर देते हैं। कहने का मतलब है कि जब इसको पानी में घोला गया तो इसने 2 आयन दिए, एक तो पोटेशियम आयन दिया, दूसरा FeCN6 4-। FeCN6 4-। इसको बच्चों कहते हैं
फेरोसाइनाइड आयन, फेरोसाइनाइड आयन, फेरोसाइनाइड आयन। पोटेशियम, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो यहां पर ये इसने बनाया पोटेशियम आयन और दूसरा आयन बनाया साइनाइड आयन। ये केवल इन दो आयनों का परीक्षण देता है, ये इन आयनों का परीक्षण नहीं देता। जैसे यहाँ पर जो FeCN2 है, FeCN का होल ट्वाइस है, यानी कि फेरस साइनाइड है, इसमें जो दो आयन हैं, एक तो Fe2+ और दूसरा Cn-, ये इन आयनों का परीक्षण नहीं देता है। कहने का मतलब है ऐसे आणविक यौगिक जो जल या अन्य विलायकों में घोले जाने पर उन लवणों के सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं जिनसे मिलकर बनते हैं उपसह संयोजन यौगिक या संकुल यौगिक या संकुल कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6 जल में घोले जाने पर आयनित होकर Fe2+ और Cn- आयनों का परीक्षण नहीं देता है, बल्कि पोटेशियम आयन यानी कि K+ आयन और फेरोसाइनाइड आयन का परीक्षण यानी कि FeCN का होल 6 4- का परीक्षण देता है। और मैंने इस तरह से इसको आपको बताने की कोशिश की है कि ये जब पानी में डाला गया तो ये आयनित होकर के केवल दो आयन बनाता है, पोटेशियम आयन और फेरोसाइनाइड आयन। ये Fe2+ आयन और Cn- आयन नहीं बनाता है, यानी कि Fe2+ और Cn- का परीक्षण नहीं देता है, जबकि इन्हीं आयनों से बने सरल लवण से ये बना है FeCN का होल ट्वाइस, यानी कि फेरस साइनाइड आयन और पोटेशियम साइनाइड आयन से मिलकर के ये बनता है, लेकिन इनका ये परीक्षण नहीं देता है। तो ऐसे सारे आणविक यौगिकों को हम संकुल यौगिक के नाम से जानते हैं, संकुल यौगिक या उपसह संयोजन यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक या संकुल। अब आगे इस चैप्टर में मैं उपसह संयोजन यौगिक के लिए सिर्फ संकुल शब्द का यूज करूंगा, या संकुल कहूंगा या संकुल यौगिक कहूंगा, तो आप ये क्लैरिटी कर लीजिएगा। अब बच्चों, जो संकुल यौगिक होते हैं यानी कि जो उपसह संयोजन यौगिक होते हैं, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार से बनते हैं। पहला प्रकार ये है कि साधारण धनायन और संकुल ऋणायन से बने हुए संकुल यौगिक। यानी कि संकुल यौगिक कैसे बन सकते हैं? धनायन साधारण हो और ऋणायन संकुल हो, धनायन साधारण हो और ऋणायन संकुल हो, उनसे मिलकर के ये बन सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जो अभी धनायन साधारण था वो धनायन हो जाए संकुल, यानी कि संकुल धनायन व साधारण ऋणायन से बने संकुल यौगिक, या दोनों धनायन और ऋणायन दोनों संकुल हो जाएं, संकुल धनायन और संकुल ऋणायन से बने संकुल यौगिक। यहाँ मैंने राइट डाउन किया है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, संकुलों के प्रकार। संकुल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। संकुल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप मैंने बताया साधारण धनायन और संकुल ऋणायन से बने संकुल। जैसे मैंने यहाँ लिखा है K3FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरीसाइनाइड। इसमें देखिए बच्चों, इसमें 2 आयन हैं, एक तो K+ है, दूसरा है FeCN का होल 6 और इस पे चार्ज आएगा 3-। तो यहां पर K+ ये साधारण धनायन है और FeCN होल 6 3- ये संकुल ऋणायन है। मैंने लिखा है साधारण धनायन और संकुल ऋणायन से बने संकुल। तो इस तरह के संकुल यौगिक होते हैं। दूसरा टाइप बताया संकुल धनायन। जैसे मैंने यहाँ लिखा है CuNH3 का होल 4 और SO4। तो यहाँ पर 2 आयन हैं, एक तो है CuNH3 का होल 4 और CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4 और इस पे बच्चों चार्ज होगा 2+, और दूसरा इसमें आयन है SO4 2-। तो आप यहाँ पे समझो, समझने की कोशिश करो, इसको इधर बना देते हैं। समझने की कोशिश करो, यहाँ 2 आयन है, एक तो इतना हिस्सा CuNH3 का होल 4
और 2+, ये हिस्सा जो है ये है संकुल धनायन, और जो SO4 2- है ये है साधारण ऋणायन। तो इस तरह से भी संकुल बनते हैं जिसमें धनायन संकुल हो और ऋणायन साधारण हो। तीसरा टाइप, धनायन भी संकुल हो जाए और ऋणायन भी संकुल हो जाए, तो इससे इस टाइप के भी संकुल यौगिक होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है CuNH3 का होल 6 और दूसरा लिखा है CrC2O4 का होल थ्राइस। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों CuNH3 का होल 6 और इसके ऊपर बच्चों चार्ज होता है 3+, इसके ऊपर चार्ज होता है 3+, और दूसरा जो हमने संकुल ऋणायन लिखा हुआ है Cr और C2O4 का होल थ्राइस, बच्चों इसके ऊपर चार्ज होता है 3-, इन दोनों के मिलने से संकुल यौगिक बनता है। मैंने अब देखो ये भी संकुल है, ये धनायन भी संकुल है और ये ऋणायन भी संकुल है। अभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ये संकुल धनायन और संकुल ऋणायन क्या होते हैं। देखिए संकुल आयन अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इसके बाद संकुल आयन क्या होते हैं बच्चों। संकुल आयन ऐसे आयन होते हैं जिसमें एक धनायन, या ऐसे कह लो कि संकुल आयन ऐसे वैद्युत आवेशित आयन होते हैं जिसमें एक धनायन और एक या एक से अधिक उदासीन अणु या ऋणायन होते हैं। यानी कि जो संकुल आयन होगा उसमें एक धनायन होगा और एक या एक से अधिक उदासीन अणु होगा या ऋणायन होगा। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि ये संकुल धनायन है, तो इसमें क्या है, CO जो है CO कोबाल्ट आयन है, CO3+ कोबाल्ट आयन है, और ये NH3 जो है ये उदासीन अणु है और ये NH3 के कितने अणु हैं, 6 अणु हैं। तो ये संकुल आयन है, क्या है, संकुल आयन है। इसी तरह से यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये Cr ये धनायन है और C2O4 इसके ऊपर चार्ज बच्चों होता है 2-, ये है ऋणायन, और जो संख्या में कितने हैं, 3 हैं। यानी कि संकुल आयन की डेफिनेशन होती है वह वैद्युत आवेशित आयन जिसमें एक धनायन और एक या एक से अधिक उदासीन अणु या ऋणायन होते हैं। तो ऐसे आयन को संकुल आयन कहते हैं। संकुल आयन बार बार यहाँ यूज हो रहा है तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, हालांकि इसके बाद मैं उसी को ही पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहला टाइप क्या है, साधारण धनायन और संकुल ऋणायन से बने संकुल, यानी कि ऐसे संकुल जिसमें धनायन साधारण है और ऋणायन संकुल है। जैसे K3FeCN6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड या K4FeCN6, ये भी इसी टाइप का संकुल है। दूसरा टाइप वो है जिसमें धनायन संकुल है और ऋणायन साधारण है। देखिए यहाँ पर CuNH3 का होल 4 और SO4 मैंने लिखा है, तो CuNH3 का होल 4 और 2+, इसमें इतना भाग ये संकुल धनायन है और बचा हुआ भाग SO4 2- ये साधारण ऋणायन। तीसरा टाइप जब धनायन भी संकुल हो जाए और ऋणायन भी संकुल हो जाए, जैसे CuNH3 का होल 6 CrC2O4 का होल थ्राइस। तो इस तरह से संकुल यौगिक 3 टाइप के होते हैं मुख्य रूप से। ये तीनों टाइप मैंने आपको राइट डाउन कर दिए हैं। अब आप यहाँ से उपसय संयोजन यौगिक यानी कि संकुल यौगिक क्या है इसको नोट कर लें अपनी केमिस्ट्री कॉपी में, और संकुल यौगिकों के प्रकार नोट कर लें। पॉज करके इसको लिख लें, अगर स्क्रीनशॉट सही नहीं आता है तो बच्चों इसे आप नोट करें कॉपी में। अब बच्चों आते हैं संकुल आयन पर। संकुल आयन जिसकी जस्ट पहले मैंने डेफिनेशन बताई थी और इसके बारे में आपको जानकारी दी थी, तो इसी अब टॉपिक पे आते हैं संकुल आयन पर, कॉम्प्लेक्स आयन। तो बच्चों संकुल आयन एक ऐसा वैद्युत आवेशित आयन होता है जो धनायन और एक या एक से अधिक उदासीन अणु या ऋणायनों से मिलकर बनता है, संकुल आयन कहलाता है। यानी कि संकुल आयन क्या है, वैद्युत आवेशित आयन है
संकुल आयन है वैद्युत आवेशित आयन। वैद्युत आवेशित आयन जो धनायन एवं, इसमें धनायन का होना मस्ट है, जो धनायन एवं एक या एक से अधिक उदासीन अणु या एक या एक से अधिक उदासीन अणु या अणुओं, उदासीन अणु जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अमोनिया। अमोनिया बच्चों एक उदासीन अणु है, और H2O भी उदासीन अणु है। मोस्टली यहाँ पर आपके 12th स्टैंडर्ड में इन्हीं दो उदासीन अणुओं का यूज हुआ है। या रेडायनो में मैंने लिखा है साइनाइड आयन, नाइट्राइट आयन, है ना, कोई भी रेडायन हो सकता है, के संयोग से बनता है, संकुल आयन या जटिल आयन कहलाता है। यानी कि संकुल आयन एक वैद्युत आवेशित आयन है जो धनायन और एवं एक या एक से अधिक उदासीन अणुओं या ऋण आयनों से मिलकर बनता है, और इसको जटिल आयन भी कहते हैं। संकुल आयन को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। संकुल आयन को लिखने का जो तरीका है वो बड़े कोष्ठक का यूज करते हैं। संकुल आयनों के प्रकार, संकुल आयन 3 प्रकार के होते हैं। सीधी सी बात है, एक में प्लस चार्ज होगा, दूसरे में माइनस चार्ज होगा, और तीसरा न्यूट्रल होगा। तो संकुल आयन 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक संकुल आयन, ऋणात्मक संकुल आयन और उदासीन संकुल आयन। धनात्मक संकुल आयन में प्लस चार्ज होगा, जैसा कि नाम है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है CuNH3 का होल 4 2+, दूसरा CrH2O का होल 4 Cl2+, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें ध्यान दो, इसमें Cu धनायन है, Cu धनायन है, और NH3 उदासीन अणु है, और NH3 की संख्या इसमें 4 है। इसमें Cr धनायन है, H2O उदासीन अणु है, और Cl क्या है, ऋणायन है ना। इसी तरह से FeCN का होल 6 जो लिखा है, इसमें Fe धनायन है और Cn क्या है, ऋणायन है। इसी तरह से इसमें Cr धनायन है और C2O4 ऋणायन है, लेकिन इस पे चार्ज टोटल कितना है, माइनस चार्ज है। कैसा है, माइनस चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर अगर धनायन और ऋणायन का चार्ज जोड़ा जाए तो वो माइनस ही आता है, माइनस आता है। चार्ज कैसे निकालते हैं संकुल आयन का, संकुल में जो धनायन होता है, जैसे FeCN होल 6 4 माइनस है, तो इसमें इसका चार्ज निकालने के लिए Fe का चार्ज निकालेंगे, जिस पर होता है +2, यहाँ पर +2 होता है, और Cn का होता है -1, तो 6Cn है -1, तो कितना हो गया, +2 - 6 = -4। यही -4 चार्ज मैंने यहाँ पर लगा रखा है। तो संकुल आयन का चार्ज उसमें उपस्थित धातु और ऋण आयन के चार्ज के योग के बराबर होता है। किसका, संकुल आयन का चार्ज। देखिए इसमें जो धनायन है वो धातु होता है, और इसके बाद इसमें जो ऋणायन या उदासीन अणु है उसका भी चार्ज इसमें जोड़ते हैं, जो टोटल आएगा वही संकुल आयन का चार्ज होगा। तीसरा टाइप क्या है, उदासीन संकुल आयन, है ना। NiCO का होल 4, इस पर कोई चार्ज नहीं है, और NiNH2 का होल 4 Cl2, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। तो ऐसा संकुल आयन जिस पर कोई चार्ज ना हो उसको उदासीन संकुल आयन कहते हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन मैंने लिख रखा है, जो धनायन एक या अधिक उदासीन अणुओं या ऋणायनों के साथ जुड़कर संकुल बनाते हैं, केंद्रीय धातु आयन कहलाते हैं। ये संक्रमण धातुओं के आयन होते हैं। किसके होते हैं, संक्रमण धातुओं के आयन होते हैं। हम यहाँ पर इसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है बच्चों CuNH3, तो CuNH3 का होल 4, और इसके ऊपर मैंने चार्ज लगा रखा है 2+, यानी कि इसमें जो केंद्रीय धातु आयन है वो Cu है, और जिसके आसपास कितने NH3 हैं, जिसके पास NH3 हैं 4, जिसके पास टोटल जो NH3 हैं वो चार्ज हैं 4 हैं, और इस पूरे सिस्टम के ऊपर चार्ज चढ़ा हुआ है 2+। कितना चढ़ा हुआ है, 2+।
इसमें देखिए NH3 जो होता है, NH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, ये कॉपर को दे करके उपसहसंयोजी बॉन्ड बनाता है कॉपर के साथ। कौन? NH3 किसके साथ उपसहसंयोजी बॉन्ड बनाता है? केंद्रीय धातु आयन कॉपर के साथ। वही लिखा है, जो धनायन एक या अधिक उदासीन अणुओं या ऋणायनों के साथ जुड़कर संकुल बनाते हैं केंद्रीय धातु आयन कहलाते हैं। यहाँ NH3 क्या है? NH3 उदासीन अणु है, और Cu क्या है? केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन उदासीन अणुओं से जुड़ा है। यहाँ पर उदासीन अणु अमोनिया है, तो इस वजह से ये है आपका संकुल आयन, और इसमें जो Cu है ये है केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन। अब मैंने यहाँ लिखा है, एक जो धनायन एक या अधिक उदासीन अणुओं ऋणायनों के साथ जुड़कर संकुल बनाते हैं केंद्रीय धातु आयन कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर बात करें FeCN का 6 होल 6 4 माइनस, तो इसमें Fe बच्चों सेंट्रल मेटल आयन है, केंद्रीय धातु आयन है, और Cn यहाँ पर ऋणायन है, Cn ऋणायन है। ठीक है बच्चों, तो वही चीज है, जो धनायन एक या अधिक उदासीन अणुओं या ऋणायनों के साथ जुड़कर संकुल बनाते हैं केंद्रीय धातु आयन कहलाते हैं। केंद्रीय धातु आयन कहलाते हैं। केंद्रीय धातु आयन में मोस्टली संक्रमण धातुओं के आयनों का यूज होता है। ये प्रायः संक्रमण धातुओं के आयन होते हैं। बच्चों अब आप इसे नोट करें, कॉपी में पॉज करके नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, नोट करें। अब बच्चों आते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु को समझते हैं क्या है बच्चों। ये केंद्रीय धातु आयन जैसा ही है कि जो धातु परमाणु एक या अधिक उदासीन अणुओं या ऋणायनों के साथ जुड़कर संकुल बनाते हैं केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। यानी कि ये ऐसे धातु परमाणु हैं जो एक या अधिक उदासीन अणुओं या ऋणायनों के साथ जुड़ते हैं और जुड़ करके संकुल का निर्माण करते हैं, और ये मोस्टली संक्रमण धातुओं के परमाणु होते हैं। और 12th स्टैंडर्ड में संक्रमण धातु के परमाणु ही आपको पढ़ने हैं। संक्रमण धातुओं के परमाणु और संक्रमण धातुओं के आयन केंद्रीय धातु के रूप में, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रूप में यूज होंगे। आप केंद्रीय धातु आयन और केंद्रीय धातु परमाणु दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ सकते हैं। मैंने आपको ज्यादा समझाने के चक्कर में दोनों को अलग अलग डिवाइड कर रखा है। अगर दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो डेफिनेशन एक साथ हो जाएगी। जो धनायन या धातु परमाणु, जो धनायन या धातु परमाणु एक या अधिक उदासीन अणुओं या ऋणायनों के साथ जुड़कर संकुल बनाते हैं केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। ये प्रायः संक्रमण धातुओं के आयन या संक्रमण धातुओं के परमाणु होते हैं, जब दोनों को एक साथ कहेंगे तब। अब जैसे यहां पर हमने एक संकुल लिया है NiCO का होल 4। बच्चों यहां पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो निकेल है। केंद्रीय धातु परमाणु है आपका निकेल, और इससे उदासीन अणु किसके, CO के 4 उदासीन अणु जुड़े हुए हैं। किसके थ्रू? उपसहसंयोजी बॉन्ड के थ्रू। चूंकि CO में जो ऑक्सीजन होता है वो दाता परमाणु का काम करता है, और निकेल को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, और इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उपसहसंयोजी बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। इस तरह से जुड़ता है। और कितने जुड़ेंगे बच्चों? यहां पर 4 CO के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे बच्चों? निकेल से। तो इस तरह से NiCO का होल 4 बनता है संकुल। तो यहां पर निकेल जो धातु परमाणु है, इससे 4 उदासीन अणु जुड़े हैं। किसके? कार्बन मोनोऑक्साइड के, और जुड़ करके उन्होंने संकुल का निर्माण किया है। तो इस वजह से यहां पर निकेल है केंद्रीय धातु परमाणु। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है। तो आपको केंद्रीय धातु परमाणु
और केंद्रीय धातु आयन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बच्चों अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पर आते हैं जिसका नाम है लिगेंड। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है संकुलों में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में। लिगेंड बच्चों क्या है? बच्चों लिगेंड आपको तभी समझ में आएगा जब आप केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। बच्चों केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है उसके पास रिक्त ऑर्बिटल होते हैं, उसके पास रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। उन रिक्त ऑर्बिटलों में वो उदासीन अणुओं या ऋणायनों का जो लोन पेयर होता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वो एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है और ग्रहण करके उपसहसंयोजी बंध बनाता है। बच्चों उपसहसंयोजी बंध की कॉन्सेप्ट आपको 11th क्लास में क्लियर कराई गई थी। उसमें आपको बताया गया था कि जब दो परमाणुओं के मध्य में इस प्रकार का साझा होता है कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु देता है, तो इस तरह से बने बंध को उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। जो परमाणु साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसको दाता परमाणु कहते हैं और जो ग्रहण करता है उसको ग्राही परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो उपसहसंयोजी बॉन्ड में केवल एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसको हम डोनर कहते हैं, उसको डोनर कहते हैं। अब यहां पर यही काम करता है लिगेंड, इलेक्ट्रॉन युग्म देने का काम करता है लिगेंड और ग्रहण करने का काम करते हैं केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु। तो लिगेंड को समझो, लिगेंड क्या है? ऐसे अणु या परमाणु या आयन, ऐसे अणु या परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। इसका मतलब है कि लिगेंड वही अणु परमाणु या आयन होगा जिसके पास एलपी होगा, लोन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। वही अणु परमाणु या आयन लिगेंड का काम करेगा। और लिगेंड जो अणु परमाणु या आयन जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो क्या काम करते हैं? केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म अपना देते हैं और दे करके एक बॉन्ड बनाते हैं जिसका नाम है उपसहसंयोजी बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उस बॉन्ड के थ्रू उससे जुड़ जाते हैं। और जुड़ने से क्या बनता है? जुड़ने से संकुल बनता है, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, यानी कि उपसहसंयोजन यौगिक बनता है या उपसहसंयोजक यौगिक बनता है। तो यही चीज मैंने राइट डाउन की है। ऐसे अणु या परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु आयन या परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड का जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे दाता परमाणु कहते हैं। यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको समझाया गया था उपसहसंयोजी बंध में कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा वो दाता होगा। ठीक है, तो लिगेंड में क्या होता है? लिगेंड में एक परमाणु भी हो सकता है, एक से अधिक परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है? अणु। तो इसमें अणु भी होता है और आयन भी होते हैं। आयन सरल भी होते हैं, जटिल भी होते हैं। जटिल आयन में एक से अधिक परमाणु होते हैं, तो उनमें दाता परमाणु हमें छांटना होगा। इसके लिए मैं अभी आगे आपको डिस्क्राइब करूंगा। जैसे मैंने यहां पर एक संकुल आयन लिया है CuNH3 का होल 4 2+ में NH3 लिगेंड है। NH3 लिगेंड है जिसकी संख्या यहां पर 4 है। NH3 क्या? NH3 एक उदासीन अणु है। NH3 एक उदासीन अणु है। क्या है? उदासीन अणु है। NH3 में नाइट्रोजन दाता परमाणु है जिसके पास Lp है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब बच्चों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये पता करने के लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। जिन बच्चों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर या केमिकल बॉन्डिंग वाला 11th में चैप्टर अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा है, आपको उसे जरूर पढ़ना चाहिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको जरूर समझनी चाहिए अगर अभी तक नहीं समझी है। तो ऐसे सारे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक लुईस डॉट स्ट्रक्चर को नहीं समझा है या केमिकल बॉन्डिंग को नहीं समझा है, वो हमारे चैनल की जो 11th क्लास की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर ओपन करेंगे। उसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर के कंप्लीट लेक्चर वीडियो पड़े हुए हैं, उन्हें आप जरूर देख लें। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कैसे इस परमाणु के पास लोन पेयर है, कैसे नहीं है। तो अब यहाँ पर NH3 को देखते हैं। बच्चों NH3 के केस में क्या होता है? नाइट्रोजन परमाणु से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन के पास होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? इसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से बच्चों ये एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ बनता है और ये दो
इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिनको हम क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं। और कैसा पेयर? जिसने बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया है, बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया तो ये लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। बच्चों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का ऐसा जोड़ा जिसने बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया है। तो आप देख रहे हो कि NH3 में ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और यही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म NH3 अणु किसको देता है? कॉपर को देता है और उपसहसंयोजी बॉन्ड बना करके उससे जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें NH3 किसका काम कर रहा है? लिगेंड का काम कर रहा है। तो NH3 है क्या? उदासीन अणु है। मैंने यहां पे लिख रखा है ऐसे अणु या परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु आयन या परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। अब इसको ऐसे ढंग से आप समझ सकते हैं, चलो इसको ऐसे समझें, Cu यहां पर केंद्रीय धातु आयन क्या है? Cu, जिससे 4 NH3 जुड़े हैं। इसमें दाता परमाणु कौन है? N है। NH3 में दाता परमाणु N है। आपको ये 11th में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर की गई थी कि उपसहसंयोजी बॉन्ड को एक तीर से डिनोट करते हैं जिसकी नोक दाता से ग्राही की ओर होती है। तो यहाँ पे दाता नाइट्रोजन है, ग्राही कॉपर है, तो ये जो तीर है इसकी नोक N से Cu की ओर होगी। कितने NH3 जुड़े हैं बच्चों? NH3 यहाँ पर जुड़े हैं, टोटल कितने जुड़े हैं? 4 जुड़े हैं। इस तरह से NH3 बना लेंगे और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2+। तो अब यहां पर ये है आपका केंद्रीय धातु आयन और NH3 क्या है? लिगेंड है। तो लिगेंड आपको समझ में आना चाहिए। लिगेंड ऐसे अणु परमाणु या आयन होते हैं जो केंद्रीय धातु आयन या परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म, जैसे इस वाले केस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है निकेल को और उपसहसंयोजी बॉन्ड बना रहा है। तो यहां ये केंद्रीय धातु परमाणु है और यहां ये क्या है? Cu, केंद्रीय धातु आयन है। यहां ये केंद्रीय धातु आयन है। तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। अब मैंने यहां पे नोट में लिख रखा है लिगेंड के पास Lp होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का ऐसा जोड़ा होना चाहिए जिसने बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया है, जिसे वह केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त ऑर्बिटल को देकर क्या बनाता है? उपसहसंयोजी बॉन्ड बनाता है। उपसहसंयोजी बॉन्ड बनाता है और उससे जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर NH3 में N दाता परमाणु है और इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो Lp है जिसने बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया है, उसको ये कॉपर को देता है और एक उपसहसंयोजी बॉन्ड बनाकर जुड़ जाता है। अब बच्चों आपने लुईस कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ रखी होगी। लुईस की एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो लुईस बेस हैं और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो लुईस एसिड हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म जो देने वाले हैं वो लिगेंड हैं, तो इस वजह से लिगेंड लुईस बेस हैं। और केंद्रीय धातु या आयन, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इसलिए ये लुईस एसिड है, यानी कि लुईस अम्ल है। तो लिगेंड लुईस बेस है और केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु लुईस अम्ल है। तो अभी बच्चों लिगेंड की ये मैंने आपको लिगेंड की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इससे आगे वाला जो हमारा लेक्चर वीडियो आएगा उसमें लिगेंड की डिटेल में बताऊंगा आपको। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं उसको डिस्क्राइब करूंगा और उसमें डोनर एटम का कार्य कौन से एटम करते हैं इसको मैं डिटेल से बताऊंगा। यहां मैं फर्स्ट लेक्चर वीडियो बना रहा हूं इस चैप्टर का, इसमें मैं सभी की बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रहा हूं। तो बच्चों इसे आप नोट करें अपनी कॉपी में, पॉज करके नोट करें या स्क्रीनशॉट लेके नोट करें। नोट करिए बच्चों। बच्चों अब समझेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, जिसे उपसंयोजन क्षेत्र कहते हैं। उपसंयोजन क्षेत्र कहते हैं। बच्चों केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जुड़े हुए लिगेंड या लिगेंडों को बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। कहने का मतलब है कि जो केंद्रीय धातु आयन है या केंद्रीय धातु परमाणु है और उससे जुड़े हुए जो लिगेंड हैं उनको बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। किसमें? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। और इस बड़े कोष्टक को हम कहते हैं आकर्षण का प्रथम गोला।
उपसय संयोजन क्षेत्र कहते हैं या आकर्षण का प्रथम गोला कहा जाता है। बड़े कोष्टक के बाहर लिखे गए धनायन या ऋणायन को आकर्षण का द्वितीय गोला कहा जाता है। कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडों को बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है और इसको कहते हैं उपसय संयोजन क्षेत्र या आकर्षण का प्रथम गोला। और इस बड़े कोष्टक के बाहर जो आयन लिखे जाते हैं उनको आकर्षण का द्वितीय गोला कहते हैं। आयन इसमें धनायन भी हो सकते हैं और ऋणायन भी हो सकते हैं। सेकेंड स्पेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन, और जो बड़ा ब्रैकेट है वो फर्स्ट स्पेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है PTNH3 का होल 6Cl4, तो बड़ा ब्रैकेट यहां से यहां तक है। तो ये क्या है? ये है उपसय संयोजन क्षेत्र, कोऑर्डिनेशन स्पेयर है जिसे आकर्षण का प्रथम गोला कहते हैं। ये फर्स्ट स्पेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन है, यानी कि ये फर्स्ट स्पेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन है। और इसके बाहर बड़े ब्रैकेट के बाहर जो धनायन या ऋणायन लिखा जाता है उसको कहते हैं सेकेंड स्पेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्पेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन बड़ा ब्रैकेट, सेकेंड स्पेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखे गए धनायन या ऋणायन। फर्स्ट स्पेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन को ही उपसय संयोजन क्षेत्र या कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। मोटा मोटा ये है कि जो बड़ा ब्रैकेट है वो उपसय संयोजन क्षेत्र है। ये क्या है? उपसय संयोजन क्षेत्र। आप इसको इतना ही समझ लें, ये उपसय संयोजन क्षेत्र है और ये जो बाहर आयन है यहां पर ये धनायन है, ये क्या है? आकर्षण का द्वितीय गोला। आकर्षण का द्वितीय गोला है। तो आसानी से आप इसको डिटरमिन कर लेंगे। जो बड़े ब्रैकेट के अंदर बच्चों बड़े ब्रैकेट के अंदर लिगेंड होता है और धनायन केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु होता है। या तो केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड जुड़ा होगा या केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होगा, और ये सब व्यवस्था रहती है बड़े ब्रैकेट के अंदर। और जो है उपसय संयोजन क्षेत्र, कोऑर्डिनेशन स्पेयर या फर्स्ट स्पेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन, आकर्षण का प्रथम गोला। और जो बाहर लिखा हुआ है धनायन या ऋणायन वो है आकर्षण का द्वितीय गोला, सेकेंड स्पेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद बच्चों आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत पूछी जाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? बहुत ही सिंपल बात है कि जो संकुल होते हैं यानी कि उपसय संयोजन यौगिक या उपसय संयोजक यौगिक होते हैं उनमें केंद्रीय धातु आयन या परमाणु, केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं उन लिगेंडों की संख्या को केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर केंद्रीय धातु जो है केंद्रीय धातु आयन Fe है, तो यहां Fe से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, साइनाइड लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो यहां अगर Fe का CN हम निकालें, Fe यहां किस अवस्था में है? Fe2+ का अगर हम CN निकालें बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर को CN से डिनोट करते हैं, तो यहां आएगी 6। और इसी तरह से यहां पर प्लेटिनम जो आयन है ये 2+ के फॉर्म में है। यहां प्लेटिनम आयन का अगर हम CN निकालें बच्चों, यहां प्लेटिनम 2+ ना होकर के 4+ में आएगा। यहां प्लेटिनम का जो CN है वो बच्चों आएगा 6, क्योंकि यहां प्लेटिनम से 6 NH3 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 NH3 लिगेंड जुड़े हैं। इसी तरह से यहां क्रोमियम आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 6 आएगा, क्योंकि यहां पर भी यानी कि यहां क्रोमियम Cr3+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आएगा 6। क्यों 6 आएगा? क्योंकि यहाँ H2O लिगेंड है और इनकी संख्या है 6। बच्चों एक बात आपके दिमाग में भले इस समय आ रही हो कि जो केंद्रीय धातु आयन है उस पर चार्ज कैसे निकालते हैं, उस पर चार्ज कैसे निकालते हैं। तो चार्ज के लिए बच्चों आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए इसी को ही समझा दे रहे हैं। ये लिखा है CrH2O का होल 6 और Cl3, CrH2O का होल 6 और Cl3। बच्चों जब इसको पानी में डाला जाएगा तो ये संकुल आयन में टूटेगा,
यानी किस में टूटेगा, CrH2O का होल 6 में टूटेगा और Cl में टूटेगा। कितने Cl हैं, 3 हैं। Cl पे चार्ज कितना होता है, -1। टोटल चार्ज कितना हो गया, -3। तो अब सीधा सा मतलब है कि इस पे चार्ज होगा +3। संकुल आयन जो इसमें जो ये संकुल आयन है इतना, इस पे चार्ज कितना है, +3। अब चार्ज हमें डिटरमिन करना है Cr पर। तो देखो Cr का चार्ज मान लो x है, Cr का चार्ज मान लिया x, और इसमें 6 H2O हैं। H2O उदासीन होता है, इस पे टोटल चार्ज होता है 0, इक्वल टू इस संकुल आयन पे टोटल आवेश कितना है, +3। यानी कि x + 0 = +3, यानी कि x = +3। तो इस तरह से क्रोमियम पर आप चार्ज आसानी से निकाल लेंगे। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर Fe पर भी आप चार्ज निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, आप क्या करेंगे, आप इतना तो जानते हैं K4FeCN का होल 6, इसको जब पानी में डाला जाता है तो एक तो ये पोटेशियम आयन में टूटता है, दूसरा FeCN का होल 6 इस आयन में टूटता है। इसमें पोटेशियम आयन चार्ज हैं, तो यहाँ टोटल प्लस चार्ज कितना हो गया, +4। तो इसमें टोटल चार्ज होगा 4-। अब Fe इस आयन में है, इस आयन पर टोटल चार्ज है -4। हमें Cn का चार्ज पता है, इस पे -1 चार्ज होता है, Fe पर नहीं पता है। तो अब हम इस पे कंसंट्रेट करेंगे अपने आप को। Fe पर चार्ज मान लिया x + 6 × Cn पे चार्ज -1 इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, -4। तो x - 6 = -4। इसका मतलब क्या आया, x = -4 + 6 = +2। यानी कि Fe पर यहाँ चार्ज है +2, वही मैंने यहाँ राइट डाउन किया। इसी तरह से आप इस पे भी निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां तक मैंने आपको इस चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बेसिक टर्म्स क्लियर कराने की कोशिश की है। इसे आप अपनी केमिस्ट्री कॉपी में लिख करके इनको पढ़ेंगे, समझेंगे। वैसे आपको बहुत कोशिश की है कि आपको यही समझ में आ जाए, समझेंगे और इसको याद कर लेंगे। इसके बाद बच्चों मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर वीडियो आएगा वो जल्द ही अपलोड हो जाएगा, वो होगा टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, लिगेंडों के प्रकार, लिगेंडों के बारे में विस्तार से उसमें मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद फिर संकुलों का IPSC नेम कैसे लिखते हैं, IPSC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बताऊंगा। तो ऐसे सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो इसको फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कर दें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिले। जो चैनल का मोटो है, यही चैनल का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चों की केमिस्ट्री इंप्रूव हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।